हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एज वी वर स्टडीइंग इन आवर प्रीवियस lectures, that after the metabolism of what we can say carbohydrates, lipids, amino acids, there are the energy carrier molecules, what we call them NADH and FADH2, they are produced. So getting energy from these molecules, they should have to we have to go in detail in the electron transport chain. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूव करना और प्रोटॉन का जो है वो पोटेंशियल, वो जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. किसी का माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिएगा. जमीला रानी अपना माइक ऑफ कर दें. हाँ जी. So electron from the NADH and FADH2 are transferred to the complexes of the electron transport chain, and they are all embedded in mitochondrial inner membrane. And each complex transfer the electron to the next complex in a chain of reactions. And as electron are transferred, some electron energy is lost, and with each transfers, the energy is used to pump protons across the membrane from matrix to the inner membrane space. And then there is a proton gradient which is established during this time, and this proton gradient is involved then for the ATP generation. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये डायग्राम आपको विजुअलाइज आप कर सकते हैं, तो हेयर आर बेसिकली देयर आर डिफरेंट एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स. जो पहले वाला एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इस साइड पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है. तो पहला एनर्जी कैरियर NADH जो है वो हड्डी हाइड्रोजनेस यहाँ पे मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन जो NADH है वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शफल कर देता है. जैसे इलेक्ट्रॉन शफल करते हैं तो प्रोटॉन तो बैर साइड इसी साइड पे ही है, और वो NAD प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, में रिलीज हो जाता है. तो अपना प्रोटॉन जो है वो इस साइड पे मूव करवा देता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस की तरफ. The same is going to happen when there is the next carrier is FADH. अच्छा, FADH और NADH का हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी प्रोडक्शन है उनमें डिफरेंस होता है. ATP जो है वो एक में 1.5 हम कैलकुलेट करते, और NADH में हम कैलकुलेट करते हैं 2.5. तो ये 2.5 इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये एक फर्स्ट पॉइंट जो है, जो प्रोटॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को एस्टेब्लिश करने का पहले वाला प्रोटॉन है, ये मिस कर देता है. इसलिए ये इंटर ही जो है वो FADH जो है वो कम्प्लेक्स से होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको देगा. अब वो नेक्स्ट जो है वो BC1 कम्प्लेक्स है. BC1 कम्प्लेक्स जो है वो इससे प्रोटॉन नीचे जाएगा. फिर आगे यहाँ पे देखें तो साइटोक्रोम C जो है वो मौजूद है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स. और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो ड्यूरिंग ऑल दीज स्टेप्स इज ट्रांसफरिंग प्रोटॉन फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है. अब ये प्रोटॉन जो है वो जैसे ही वापस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसकी अभी एक मैं आपको एनिमेशन भी जो है वो शेयर करूंगा, तो जिसमें आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि किस तरह जो है वो ATP जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं. Then we have the electron transport, basically higher negative charge in the matrix attract the proton back from the intermembrane space to the matrix, or accumulation of proton in the intermembrane space provide proton into the matrix via diffusions. वो जो पहले वाली ट्रांसफर है मैट्रिक्स में, वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है. And then the most proton move back to the matrix through the ATP synthesis. दोबारा वो मैट्रिक्स में जो जाते हैं वो ATP synthase enzyme है, which is membrane bound enzyme that use energy of the proton gradient. वो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स की एनर्जी जो है उसको यूज करता है, और ATP जो है वो प्रोड्यूस करता है फ्रॉम ADP एंड P phosphate.
हेयर इज द स्ट्रक्चर। और ये एटीपीएज जो है ये रिवर्स रिवर्स दोनों फंक्शन कर रहा होता है। अगर प्रोटॉन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये रिवर्स फंक्शन करेगा, मतलब एटीपी को यूटिलाइज करेगा, एज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसने सेंड करना है। लेकिन अगर जो है वो ये इस साइड से जो है वो प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो फिर जो है ये जो एटीपीएज है ये मूव करता है, और रोटर जो है इसकी मूव करवाते ही एडीपी जो है वो एटीपी एडी अच्छा, ये मूव करने से क्या हो जाता है? मूव करने से ये होता है कि एडीपी की एक बाइंडिंग साइट है, एक फ्री फास्फेट की बाइंडिंग साइट। जैसे वो मूव करता है तो दे आर कमिंग नियर टू ईच अदर, फ्री फास्फेट और एडीपी। So then they just make a bond, and that's going to have, they are going to produce the ATP in the form of energy. अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को इसकी देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट के अंदर ये किस तरह जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट्स हैं, और वो जो हम मैट्रिक्स और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये है मैट्रिक्स। तो NADH FADH2 मैट्रिक्स में मौजूद है। तो NADH जो है वो यहाँ से इंटर होगा, और ये प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से टुवर्ड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जा रहे हैं। ये वही कैरियर मॉलिक्यूल हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्हीं कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू जब ये वापस आते हैं तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी एटीपी लिखा हुआ है, बट दिस एटीपी इज बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल जो है वो फास्फोरिलेशन हुई है, जबकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और वो जो प्रोटॉन जो इधर जो मूव होते हैं वो बाद में वाटर ऑक्सीजन की सब्ट्रैक्ट करके वाटर जो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर हम एनर्जी यील्ड जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं 38 एटीपी पर ग्लूकोज फॉर बैक्टीरिया एंड 36 एटीपी जो हैं पर ग्लूकोज फॉर यूकैरियोट्स। एक्चुअली एनर्जी यील्ड जो है वो 30 एटीपी हैं पर ग्लूकोज फॉर यूकैरियोट्स। और रिड्यूस यील्ड इज ड्यू टू लीकी इनर मेम्ब्रेन एंड यूज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर पर्पस अदर देन द एटीपी सिंथेसिस। ये जो हम फिर 2.5 की कैलकुलेशन या 1.5 में जाते हैं उसकी बेस के ऊपर फिर 30 जो है वो यूकैरियोट्स में होती है, और 32 जो है वो हम बैक्टीरिया में कैलकुलेट करते हैं। Here if you look in this diagram, so this is basically 2 NADH 6 ATPs। ये जो टोटल हम पहले 3 वाला फार्मूला लगाते थे, लेकिन अब लीकेज की जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 6 की बजाय जो है वो 2 NADH से आपको 5 मिलेंगे। इसी तरह 5 यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको जो है वो कम मिलेंगे, और यहाँ भी आपको। तो ये एनर्जी जो है ये है विदाउट लीकेज जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यू शुड हैव नॉट टू फॉलो दिस एनर्जी कैलकुलेशंस, but rather you have to follow the energy calculations of by 2.5 नंबर जो है वो उसके थ्रू आप उसको ऐड कीजिएगा। Regulation of aerobic respiration is by feedback inhibition, and a step within the glycolysis is electrosterically inhibited by ATP and citrate. High level of NADH inhibited pyruvate dehydrogenase, and high level of ATP inhibits citrate synthase। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑफ कोर्स अगर एटीपी का लेवल बढ़ रहा होगा तो वो वहां पे जाके उन रिएक्शन को स्टॉप करेगा जहां से आगे एटीपी प्रोड्यूस होने। एनएडीएच का लेवल बढ़ रहा होगा तो वो उन रिएक्शन को स्टॉप करेगा जहां से एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनएडीएच जो है वो इनहिबिट कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शन को, क्योंकि वहां एनएडीएच बन रहा है। इसी तरह जो है वो सिट्रेट एनएडीएच जो है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को भी इनहिबिट कर रहे हैं, जो कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बाद भी जो है वो एनएडीएच बनता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, बिकॉज एटीपी इज आल्सो गोइंग टू इनहिबिट दिस फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लेकिन वाइस वर्सा एडीपी होंगे या एनएडी प्लस होगा तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि एनएडी प्लस का मतलब है कि एनर्जी इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड नो NAD plus are free, so they should have to convert it again into the NAD जो है वो उसमें शिफ्ट हो। So regulation of ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन, रिएक्शन वकर विदाउट ऑक्सीजन वाया अदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमने पहले भी बात की थी, फर्मेंटेशन की वजह से हो सकते हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हैं उनसे मेथोजेंस बनते हैं। मेथोजेंस जो हैं दे यूज द CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू द CH4, तो मीथेन बनेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय सल्फर बैक्टीरिया जो हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड्स प्रोड्यूस करेंगे। और फर्मेंटेशन जो है रिड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्डर टू जनरेट NAD plus. An ethanol fermentation occur in the yeast. Carbon dioxide, ethanol, and NAD plus are produced. Lactic acid fermentation occur in animal cells, especially muscles. Electrons are transferred from NADH to pyruvate to produce the lactic acid. चूंकि लैक्टिक एसिड जो है फर्मेंटेशन, ये रिएक्शंस हम पहले भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो दोबारा यूज हो जाता है इसमें एथेनॉल प्रोडक्शन में। सेम फॉर द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है वो हम इन डिटेल जो है वो पढ़ चुके। और उसमें जो है बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी। और अगर हम कंबाइन ये बात करें पहले भी जो है वो कि किस तरह जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल डिग्रेडेशन न्यूक्लिक एसिड हैं या प्रोटीन्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स हैं या लिपिड्स एंड फैट्स हैं, they are all going to enter ultimately to the Krebs cycle and ultimately they are going to enter into the electron transport chain. तो मैं जो है वो यहाँ पे एक आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी देख लें। इट्स वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें प्रॉपर जो है वो किस तरह कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें जो है वो काम कर रहे होते हैं। और आई होप के दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर बायोकेमिस्ट्री related to electron transport chain. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles. Just wait. हाँ जी, स्क्रीन शेयर हुई है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. With specialized functions. You are listening the voice too? आपको इस वीडियो की वॉइस आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP
by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes. कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो बेसिकली FADH2 जो है उसका वो पार्ट है, इसलिए वो प्रोटॉन पंपिंग इन्वॉल्व नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स मिस दी जो है वो एनर्जी जो पॉइंट्स कैलकुलेशंस हैं उसमें 1 ATP की कैलकुलेशन हम मिस कर देते हैं, जो कि वो पहले वाले स्टेप में जो है वो प्रोटॉन जो है वो पंप नहीं करता. 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1. A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits 2 high-energy electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. Second, the distance between these adjacent redox centers is ideal for an electron jump to occur, which explains why electrons typically don't bypass the bottom redox center. A small amount of energy is released each time an electron is passed between redox centers. Complex 1 harnesses this energy across all the redox centers and uses it to pump protons. The last redox center in complex 1 donates 2 electrons to a coenzyme Q molecule. Complex 2 is similar to complex 1 in 2 important ways. First, high-energy electrons also enter complex 2 via a byproduct of sugar metabolism, although here the molecule is FADH2. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. One electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Cytochrome C carries the electron to complex 4.
The electron transport chain ends in complex 4, where a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that ATP synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain. In this animation, we have explored each protein complex in isolation, but in reality, they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. हाँ जी, समझ आ गई बच्चों को? क्वेश्चन है